नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं हिंदी के जाने माने पहले जासूसी कथाकार गोपाल राम गहमरी जी द्वारा लिखित हंसराज की डायरी की पहली कहानी का दूसरा भाग। यह अंतिम भाग है। पूरी कहानी जानने के लिए इसका पहला भाग अवश्य देखें। अध्याय 4। इस तरह 2-3 दिन किसी तरह बीत गए। मन में बड़ी अशांति थी। ऊपर से सीआईडी विभाग के कर्मचारियों की आवाजाही और उनके सवाल जवाब के मारे जी ऊब उठा था। मेज़ के सब लोगों का नाको दम था। लोग वहां से भागने को तैयार हो रहे थे, लेकिन किसी को जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। क्या जाने, भाग जाने से पुलिस का और संदेह कगार पर आ गिरे और उल्टे लेने के देने पड़ जाएं। डेरे के किसी आदमी पर संदेह का जाल चारों ओर से घिर रहा था। इसका इशारा मिलने लगा, लेकिन वह संदेह किस पर है इसका अनुमान नहीं कर सका। रह रहकर डर के मारे भीतर धुकर धुकर हो रही थी। क्या जाने पुलिस हमारे ही ऊपर संदेह करती हो। एक दिन सवेरे मैं और तोताराम डॉक्टर के घर में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। एक साधारण साइज का बक्स दवाओं से भरा हुआ डॉक्टर के यहाँ आया। उसी को खोलकर वह अलमारी में सजा रहे थे। पैकिंग केस पर अमेरिका का ट्रेडमार्क था। डॉक्टर देसी दवाओं का व्यवहार नहीं करते थे। काम पड़ने पर जर्मनी या अमेरिका से दवाइयाँ मंगाया करते थे। हर महीने एक बक्स के हिसाब से दवा उनके पास आया करती थी। तोताराम ने अखबार को ज़रा नीचे करके डॉक्टर से पूछा, क्यों डॉक्टर बाबू, आप विलायत से दवा क्यों मंगाते हैं? देशी दवा क्या अच्छी नहीं होती? डॉक्टर साहब बोले, देसी दवाइयाँ भी अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे उनसे तृप्ति नहीं होती। तोताराम ने उनके बक्स से दवा भरी एक शीशी उठाई जिस पर विक्रेता का नाम था। पढ़कर कहा, एरिक एंड वेल, यही सबसे बढ़िया दवाइयाँ तैयार करता है? हाँ हाँ, तोताराम जी बोले। अच्छा, होम्योपैथी से सचमुच रोग अच्छा हो जाता है? मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक बूंद दवा से रोग अच्छा होता है। भला एक बूंद पानी से रोग अच्छा कैसे होगा? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, इतने आदमी जो दवा लेने आते हैं, वे क्या लड़क खेल करते हैं? तोताराम जी बोले, मैं समझता हूँ रोग भोगकर आप ही अच्छा हो जाता है। रोगी समझता है कि दवा से अच्छा हुआ है। विश्वास से भी बहुत काम सिद्ध होता है। डॉक्टर ने हंस दिया, कुछ बोले नहीं। कुछ देर पर उन्होंने पूछा, इस अखबार में हम लोगों के मेष वाली कुछ खबर है? हाँ है, कहकर मैंने खबर पढ़ दी। उसमें लिखा था, उस अभागे पांडे के खून का अब तक कुछ पता नहीं लगा। पुलिस के सीआईडी विभाग को यह केस सौंप दिया गया है। कुछ अनुसंधान लग चुका है। आशा है शीघ्र ही आसामी गिरफ्तार हो जाएगा। गिरफ्तार नहीं, खाक होगा, आशा किया करें। इतना कहकर डॉक्टर ने पीछे देखा, बोले, अरे दरोगा जी। दरोगा कमरे के भीतर आए। साथ में 2 कांस्टेबल थे। ये दरोगा वही थे जो पहले एक बार उस दिन तहकीकात करने आए थे। वे एकदम तोताराम के सामने जाकर बोले, आपके नाम वारंट आया है, थाने तक चलना होगा। कुछ गड़बड़ मत कीजिए, रामफल लगाओ हथकड़ी। एक कांस्टेबल ने झट तोताराम को हथकड़ी कस दी। टनाक से बंद होने की आवाज़ आई। हम लोग भी डरते हुए उठ खड़े हुए। तोताराम ने कहा, यह क्या करते हैं आप? दरोगा जी बोले, यह देखिए वारंट है। गोविंद पांडे का खून करने के कसूर में आपको मैं गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा, आप दोनों आदमी इनकी पहचान कीजिए कि तोताराम यही हैं। हम लोगों ने चुपचाप यंत्र चालित पुतले की तरह डरते हुए सिर हिलाकर हाँ किया। तोताराम ने हंसकर कहा, खैर, अंत में आपने मुझे ही गिरफ्तार किया। अच्छा, चलिए थाने पर। देखो विजय बाबू, कुछ चिंता नहीं करना, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस को अपनी इस कार्रवाई पर पीछे पछताना पड़ेगा। एक भाड़े की गाड़ी मेज़ के सामने आ खड़ी हुई थी। उसी पर तोताराम को बिठाकर पुलिस दल वहाँ से विदा हो गया। चढ़ती चढ़ा चेहरा लिए डॉक्टर कहने लगे, अरे तोताराम ही, तब तो बड़ा भयानक आदमी है। चेहरा देखकर आदमी पहचानना बड़ा ही कठिन है विजय बाबू। मेरे मुंह से तो कुछ बात नहीं निकली। यह तोता ही खूनी है क्या?
कई दिन एक ही डेरे में साथ रहने से मेरा तो उस पर स्नेह हो गया था। तोता का स्वभाव तो ऐसा अच्छा है कि मेरे भीतर घर कर गया था। यह तोताराम खूनी है, बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे हृदय में यह बात कभी नहीं आई थी। इस समय विस्मय से मेरा मन बहुत विचलित हो उठा। डॉक्टर ने कहा, इन्हीं बातों का विचार करके हमारे हिंदू धर्म में अनजाने आदमी को जगह देना मना किया गया है। उस समय किसी को मालूम था कि यह आदमी इतना भयंकर है? मेरे भीतर बड़ी खलबली थी, कुछ बात नहीं सुहाती थी। अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। नहाने खाने का मन नहीं हुआ। एक ओर तोताराम का सामान बिखरा पड़ा था, उस ओर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस घड़ी मुझे मालूम हुआ कि तोताराम पर मेरा कितना स्नेह हो गया था। तोताराम जाते समय कह गए हैं कि वे बेकसूर हैं, तो क्या पुलिस ने भूल से उन्हें गिरफ्तार किया है? इतना मन में आते ही मैं बिछौने से उठ बैठा। जिस रात में पांडे का खून हुआ, उस रात की सब बातें मैं याद करने लगा। तोताराम फर्श पर पड़े पांडे जी और डॉक्टर की बातें सुनते थे। किस मतलब से उनकी बातें सुन रहे थे। उसके बाद मैं 11 बजे सो गया। एकदम सवेरे जब उठा तब तोताराम ने ही मुझे जगाया था। इतने में अगर तोताराम ने टैश टैश टैश, लेकिन तोताराम शुरू से कह रहे थे कि यह आत्महत्या नहीं, खून है। तो क्या जो खूनी है वह ऐसी बात कहकर आप ही अपने गले में इस तरह फांसी लगवाएगा? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने ऊपर से संदेह को झाड़ पहुँचकर फेंक देने के वास्ते ही तोताराम ने ये बातें कही हों कि पुलिस समझे कि तोता जब जोर से यह बात कह रहे हैं तब वे हरगिज़ खूनी नहीं हैं। इस तरह नाना प्रकार की चिंता करता हुआ मैं मन ही मन छटपटाने लगा। फिर उठकर कमरे में टहलने लगा, फिर खाट पर आ बैठा। इस तरह दोपहर बीत गई। तीसरे पहर को मन में आया कि किसी वकील के यहाँ चलकर सलाह लें कि ऐसी दशा में क्या करना चाहिए। लेकिन किसी वकील के यहाँ कुछ जान पहचान नहीं है। फिर भी वकील का मिलना कुछ कठिन नहीं होगा, यही समझकर उठा और कुर्ता पहनकर बाहर होना ही चाहता था कि किसी ने किवाड़ पर हाथ थपथपाया। खोलकर देखता हूँ तो सामने ही तोताराम खड़े हैं। मैंने अरे तोताराम कहकर गले लगा लिया। वह दोषी है या निर्दोष, यह भावना जो थोड़ी देर पहले मन में धमाचौकड़ी मचा रही थी वह एकदम दूर हो गई। सूखा मुंह रूखे बाल लिए तोताराम ने हंसकर कहा, हाँ भैया, हम ही हैं। बड़े संकट में पड़ गया। एक आदमी कठिनता से जामिन हो गया, तब छूटकर आया हूँ, नहीं तो आज हवालात में रहना पड़ता। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, वकील के यहाँ जा रहा था। स्नेह से तोताराम ने मेरा हाथ धरकर कहा, क्या मेरे वास्ते? अब इसकी ज़रूरत नहीं है मित्र, कुछ दिनों के लिए मुझे रिहाई मिल गई है। अब हम दोनों कमरे में गए। तोताराम ने मैले कपड़े उतारते हुए कहा, मगज़ बनना रहा है भाई, दिन भर नहाना खाना नहीं हुआ। तुमने भी मालूम होता है नहाया खाया नहीं है। चलो यार, नहाकर कुछ मुंह में तो डालें, पेट कुलकुला रहा है भूख के मारे। मैंने उकताकर पूछा, अच्छा तोताराम, तुमने क्या, मैंने खून किया है या नहीं? कहकर तोताराम ने कहा, वह बात पीछे होगी विजय बाबू, इस घड़ी तो पेट में कुछ जाना चाहिए, माथा धमक रहा है। मैं समझता हूँ स्नान भोजन के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसी समय डॉक्टर कमरे में आए। उनको देखते ही तोताराम बोले, मैं तो डॉक्टर बाबू मेलती चांदी की चौकन्नी की तरह फिर लौट आया। पुलिस ने भी मुझे नहीं लिया, लौटा दिया है मुझे। डॉक्टर सुखदेव ने कुछ गंभीरता लेकर कहा, देखिए तोताराम जी, आप लौट आए यह अच्छी बात है। मैं समझता हूँ उन लोगों ने आपको बेकसूर समझकर ही छोड़ा होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो आप समझते हैं, यहाँ 10 भले आदमियों का डेरा है, यूं ही सब भाग भाग मचाए हुए हैं। उस पर आपका रहना तो देखिए, आप मन में कुछ दूसरा मत समझिए। आपसे हमारा कुछ द्वेष विरोध तो नहीं है, लेकिन तोताराम बात काटकर बोले, नहीं नहीं, वह बात नहीं है। मैं इस घड़ी दागी आसामी बना हूँ। मुझे यहाँ रहकर आप लोग भी चौथ बकोट में पड़े, यह मैं हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा। कहिए, आप क्या आज ही मुझे चले जाने को कह रहे हैं?
डॉक्टर कुछ देर चुप रहकर बोले, नहीं, इस रात के वास्ते कुछ बात नहीं, लेकिन कल सवेरे ही। तोताराम जी बोले, सो तो बनी बात है डॉक्टर साहब, कल मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा, अपने लिए जगह तो ढूंढ लूँगा। अगर कहीं नहीं ठिकाना होगा तो वह पारसी होटल तो है ही। यही कहकर तोताराम ने हंस दिया। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा थाने वाले आपको ले गए तो वहाँ किया? तोताराम ने संक्षेप में कहकर स्नान भोजन कर रास्ता लिया। अब डॉक्टर मुझसे कहने लगे, तोताराम मन में नाराज़ तो हो रहे हैं, लेकिन भाई कुछ उपाय नहीं है, मैं क्या करूं? एक तो मेस की बदनामी हो चुकी है, ऊपर से पुलिस की गिरफ्तारी आसामी रहेगा तो कैसे ठीक होगा, आप ही कहिए। हाँ, अपने लिए सबको खबरदारी से रहना उचित ही है, कहकर मैंने सिर हिलाया और कहा, आपका मेस है, आप जो उचित समझें करें, इसमें कोई क्या कह सकता है। और गमछा कांधे पर रखकर स्नान करने चला गया। उदास मन डॉक्टर वहीं बैठे रहे। स्नान करके कमरे में आया तो देखा कालू बाबू ऑफिस से लौटकर आ गए हैं। सामने तोताराम को देखकर वे ऐसे सहमे जैसे भ्रम का भूत देखकर आदमी सहम जाता है। उनके चेहरे पर जर्दी दौड़ गई। बोल उठे, अरे तोता बाबू, आप तो आप। तोताराम हंसकर कहने लगे, मैं ही हूँ कल्लू बाबू, आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या? सब ठीक है, लेकिन आपको तो पुलिस वाले। इतना ही कहकर कल्लू बाबा अपने कमरे को चले। तोताराम हंसी करने का लोभ संवरण नहीं कर सके। धीरे से बोले, धामिन के फूंकने से नाभि फूलने लगती है, पुलिस के छूने से बड़े बड़े धीरों की छाती छितरा जाती है। कल्लू बाबू तो हमको देखकर ऐसे भड़क रहे हैं जैसे गेरुआ वाले को देखकर श्वान देव। संध्या को तोताराम कहने लगे, अरे यार, यह तो ताला बंद नहीं हो रहा है, मैंने देखा तो उसमें क्या कुछ बिगड़ा है पता नहीं चलता। मकान मालिक को खबर दी गई, वे आए, देखकर बोले, विलायती तालों की यही गति है, चलता है तब तक चलता है, नहीं तो बस इंजीनियर बुलाना पड़ता है, इससे तो देसी ताले अच्छे होते हैं। खैर, अब कल इसकी मरम्मत करा देंगे, कहकर डॉक्टर साहब नीचे चले गए। रात को सोने से पहले ही तोताराम ने कहा, क्यों विजय बाबू, सिरदर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, क्या उपाय करें, कुछ बतलाओ तो। मैंने कहा, डॉक्टर से एक पुड़िया लाकर खा क्यों नहीं लेते? तोताराम बोले, होम्योपैथी, उससे अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो देखें तो, इसकी भी ताकत देख ली जाए। मैं बोला, चलो, मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। वहाँ पहुंचकर देखते हैं तो डॉक्टर दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं। हम लोगों की ओर वे जिज्ञासा की दृष्टि से देखने लगे। तोताराम ने कहा, आपकी दवा का गुण देखने आया हूँ डॉक्टर साहब, सिर में बड़ा दर्द है, कुछ उपाय कीजिए। डॉक्टर खुश होकर बोले, काफ़ी उपाय हैं, पित्त के उभार से आपको सिर दर्द है, बैठिए, मैं अभी दवा देता हूँ। कहकर उन्होंने अलमारी खोली और नई दवा की पुड़िया लाकर दी। कहा, जाइए खाकर सो जाइए, कल सवेरे सब छूमंतर हो जाएगा, दर्द वर्द कुछ नहीं रहेगा। विजय बाबू, आपका चेहरा भी तो उतरा हुआ है, देखते हैं शरीर बड़ा कसमस है, लीजिए आप भी एक खुराक, एकदम ठीक हो जाएगा। दवा लेकर बाहर होने लगा कि तोताराम ने कहा, डॉक्टर साहब, आप हंसराज को जानते हैं? चौंककर डॉक्टर बोले, नहीं तो, कौन है वे? तोताराम बोले, मैं भी नहीं जानता, लेकिन आज थाने में सुना, वही इस खून के मामले में तैनात हुए हैं। सिर हिलाकर डॉक्टर ने कहा, नहीं, मैं तो उनको नहीं जानता। ऊपर जब हम दोनों कमरे में पहुंच गए तब मैंने कहा, अब तो तोताराम हमको सब बातें ठीक ठीक बतला दो। तोताराम बोले, क्या बतला दें? तुम जरूर हमसे कुछ छुपाते रहे हो, लेकिन अब ऐसा मत करो, हमको सब साफ साफ कहो। तोताराम पहले तो चुप रहे, फिर दरवाजे की ओर देखकर बोले, अच्छा, मैं कहता हूँ सब, आओ मेरे बिछौने पर बैठ जाओ, तुमसे छुपाने से अब नहीं बनेगा, मैं देख चुका। मैं उनके बिछौने पर जा बैठा, वह भी किवाड़ देकर मेरे पास आ बैठे। दवा की पुड़िया अभी मेरे हाथ ही में थी। मन में हुआ कि इसको खाकर निश्चिंत होकर सब सुनूं। पुड़िया खोलकर मुंह में देने चला कि तोताराम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी नहीं, मेरी सब बातें सुनकर ही खाना। स्विच उठाकर तोताराम ने रोशनी खत्म कर दी और मेरे कान के पास मुंह करके
साए साए स्वर में कहने लगे। मैं मुग्ध होकर सुनने लगा। उपन्यास से भी बढ़कर उनकी बातें सुनते सुनते मेरे रोए रोए खड़े होने लगे। मैं भीत और विस्मित होने लगा। 15 मिनट तक संक्षेप में कथा समाप्त करके तोताराम ने कहा, आज यहीं तक गोपाल भांड़ की कथा रहे, बाकी कल। मैंने कहा, गोपाल भांड़ की बात कैसी? यह पहेली मेरी समझ में नहीं आई। तोताराम ने कहा, तुमको मालूम नहीं, बंगाल का गोपाल बड़ा मस्खरा भांड़ था। लड़के तक उसका नाम जानते हैं। एक बार उसने बड़े बड़े रईसों को नेवतर बुलाया और अपने घर में उनकी दावत की। उसका आदर सहित निमंत्रण पाकर बड़े बड़े सैकड़ों आदमी खुश होकर आए। उन्होंने मन में सोचा कि अच्छी सैर होगी, भाड़ के यहाँ का नेवता है। सदा लोग भाड़ों को बुलाकर मजलिस जमाते हैं। मसल है मजलिस वीरान जहाँ भाड़ ना बाशद। बड़ी श्रद्धा से बहुत बड़े बड़े आदमी कोई नई बात देखने की अभिलाषा से उसके नेवते में पधारे। रात हो गई थी। बाहर बैठक में उसने बड़े आदर से पधारकर सबको आसन दिया। भीतर से खूब छनन मनन की आवाज़ और फोड़न की गंध आने लगी। कुछ देर तक यह कांड होता रहा। सब लोगों के मन में कुछ नई बात, नया भोजन और कुछ अपूर्व घटना के देखने का उत्साह उमड़ रहा था। ऊपर से घर का छनन मनन और सुगंध से सबकी उमंग दूनी हो रही थी। देखते देखते समय हुआ। सब मेहमान भोजन स्थान पर विराजमान हुए। सबके सामने पत्तल पड़ गया। पुरवा पानी सब देकर पतरी पर नमक दिया गया। सब लोग उत्साह से प्रतीक्षा करने लगे कि अब कोई बढ़िया पकवान आता है। भीतर का बघार रह रहकर छनाका और पंच फोरन की खुशबू आ रही थी। कई मिनट तक जब सब मेहमान सामने पतरी पर हाथ रखे पकवान की राह ताकते रहे, तब खुद गोपाल भाड़ सबके सामने आकर बीच में हाथ जोड़े खड़ा हुआ। बोला, बस साहबान, आज की कथा यहीं तक रहे, बाकी फिर। इसी तरह हमारी कथा भी आज यहीं तक रहेगी, बाकी कल सब खोलकर कहूँगा। रेडियम वाली घड़ी देखकर उन्होंने कहा, अभी समय है, 2 बजने से पहले तो कोई घटना नहीं होती। इतने में तुम कुछ सो रहो, ठीक समय पर मैं जगा दूंगा। अध्याय 5। रात के 1:30 बजे होंगे। अंधेरे में आंख मूंदकर बिछौने पर सोया था। कान ऐसे चैतन्य थे कि सांस चलने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तोताराम की दी हुई चीज जोर से दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़े था। पहले से इशारा ठीक था। मुंह से कुछ ना कुछ कहकर तोताराम ने देह छू दी। मैंने समझ लिया कि समय हो गया है। जोर से मेरे श्वास प्रश्वास की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसके बाद कब दरवाज़ा खुला इसका तो पता ही नहीं लगा, लेकिन तोताराम के बिछौने पर धप्प से आवाज़ हुई। कमरे में रोशनी हो गई। लोहे का डंडा हाथ में लिए मैं झपटकर उठ खड़ा हुआ। देखता हूँ तो डॉक्टर हाथ में पिस्तौल लिए, दूसरे हाथ में स्विच पकड़े और तोताराम उन्हीं के पास घुटने के बल बैठे हैं। डॉक्टर ऐसे मरकहा बैल की तरह ताकता था जैसे गोली खाकर मरता हुआ बाघ शिकारी की ओर दौड़ता है। तोताराम ने कहा, बड़े दुख की बात है डॉक्टर साहब, आप ऐसे पक्के हाथ वाले ने आदमी छोड़कर तकिए पर हथियार चलाया। खैर, अब हिलना मत, छुरा फेंक दो। खबरदार हिले कि खोपड़ी खत्म हुई। विजय बाबू, सड़क की ओर का जंगला खोल दो, बाहर पुलिस खड़ी है। डॉक्टर, खबरदार। डॉक्टर ने उठकर भागना चाहा, लेकिन तोताराम ने झपटकर उसके सिर पर ऐसा मारा कि उसी दम वह धरती पर गिर पड़ा। फिर गर्दा झाड़कर उठता हुआ डॉक्टर बोला, अच्छा, अब तो मैं हार गया, लेकिन पूछता यह हूँ कि मेरा अपराध क्या है। अपराध क्या 1-2 है डॉक्टर, कि एक शब्द में कह दूंगा। अपराधों की बड़ी लिस्ट थाने में तैयार है, वहीं धीरे धीरे सब गुल खिलेगा। उसी दम 5 कांस्टेबलों के साथ दरोगा ने उस कमरे में प्रवेश किया। तोताराम ने कहा, आपने सत्यान्वेषी हंसराज का खून करने की कोशिश की है। इसी कसूर में मैं आपको पुलिस सुपुर्द करता हूँ। यही आसामी है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने झट डॉक्टर के हथकड़ी भर दी। डॉक्टर ने उनकी ओर घूरकर कहा, यह भयानक चक्र रचा गया है। पुलिस और हंसराज सत्यान्वेषी ने मिलकर मेरे ऊपर यह चक्र रचा है, लेकिन कुछ परवाह नहीं, मैं देख लूँगा। अदालत पर अदालत का खुला मैदान है, मुझे खर्च के लिए रुपए की कमी नहीं है। हंसराज ने कहा, सो तो बनी बात है, कोकेन की इतनी बिक्री का रुपया जाएगा कहाँ?
मुंह बनाकर डॉक्टर ने कहा, मैं कोकेन बेचता हूँ, इसका प्रमाण? बिना प्रमाण के तो हम लोग सांस भी नहीं लेते डॉक्टर साहब। तुम्हारे शुगर ऑफ मिल्क की शीशी में ही प्रमाण रखा हुआ है। सांप को जहर मोहरा छुला देने से जैसा होता है। डॉक्टर भी इस बात को सुनते ही सुकड़ कर सोंठ हो गया। उसके मुंह से बात नहीं निकली। फुफकारते हुए सांड की तरह वह हंसराज की ओर देखने लगा। उसकी आंखों से चिंगारियां छूट रही थीं। मैंने देखा तो अब वे सीधे साधे डॉक्टर सुखदेव नहीं हैं, मानो एक दुर्दांत नरघातक गुंडा भलमन साहत की खोल छोड़कर बाहर निकल आया। इसी भयंकर नरघाती के साथ मैं इतने दिनों से मित्र भाव से बिता रहा हूँ, विचार कर मेरा कलेजा दहल उठा। हंसराज ने पूछा, कौन दवा तुमने हम दोनों को दी थी डॉक्टर? ठीक बोलो तो, क्या मर्फिया की बुकनी थी? बोलो बोलो। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे तो केमिकल एग्जामिनर की आंख में धूल नहीं डाल पाओगे। अब आराम से खाट पर बैठकर हंसराज बोले, अच्छा दारोगा जी, अब हमारी इत्तला दर्ज कीजिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लिख जाने पर डॉक्टर के घर की तलाशी ली गई। उनके यहाँ से 2 बड़े बोतलों में कोकेन बरामद हुआ। डॉक्टर ने जो उस समय चुप्पी साधी तो फिर उसका मुंह नहीं खुला। उसके बाद माल सहित थाना चालान करते करते सवेरा हो गया। उनकी चालान करने के बाद हंसराज ने कहा, यहाँ तो सब 3-13 हो गया है, चलो मेरे डेरे पर, वहीं चाय पानी करेंगे। गिरगांव बैकरोड में एक पंचमहले मकान के बड़े दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पीतल के तख्ते पर लिखा था, हंसराज सत्यान्वेषी। हंसराज ने कहा, आइए पधारिए, गरीब का झोपड़ा पवित्र कीजिए। मैंने पूछा, सत्यान्वेषी क्या? वह मेरा पता परिचय है। डिटेक्टिव शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता। जासूस शब्द भी अब हल्के दर्जे का बाजारू होने से रुचिकर नहीं है। इसी से मैंने अपना नाम सत्यान्वेषी रखा है। अच्छा नहीं है क्या? पूरा मकान हंसराज के जिम्मे है। कमरे खूब साफ सुथरे हैं। मैंने पूछा, आप अकेले इसमें रहते हैं? हाँ, संगी मेरा वही गरीब राम है। मैंने सांस छोड़कर पूछा, बहुत बढ़िया मौके का मकान है। कितने दिन से यहाँ हैं? कोई बरस भर हुआ होगा। केवल कुछ दिनों के लिए आप लोगों के मैस में जाकर डेरा कर लिया था। गरीबा ने झटपट स्टोव चलाकर चाय तैयार कर ली। हम लोगों को प्यालों में दे दी। छोटे चम्मच से चाय चूसते हुए हंसराज ने कहा, यार तुम्हारे मेस में तो कई दिन बड़े मज़े में बीते, लेकिन डॉक्टर ने अंत में मुझे पकड़ लिया था। इसमें मेरा ही अपराध था। मैं बोला, कैसा अपराध? मेरी समझ में नहीं आया। पुलिस ने जब मैंने जंगले की बात कही तभी मैं पकड़ गया। समझते हो ना, उसी जंगले से पांडे जी? नहीं, मैं ये पहेली नहीं समझता। शुरू से सब कहिए। एक बार और चाय चूसकर हंसराज ने कहा, अच्छा मैं कहता हूँ। कुछ तो रात को सुन ही चुके थे, अब बाकी भी सुन लो। तुम लोगों के मोहल्ले में जो हर महीने खून होता जाता है, उसके मारे पुलिस के अफसर बहुत तंग हो गए थे। एक और तो खुद बम्बई सरकार और ऊपर से ये अखबार वाले पुलिस को ताने देकर नाको दम कर रहे थे। तब मैं लाचार एक दिन पुलिस के बड़े साहब से मिला। उनसे मैंने कह दिया कि मैं गैर सरकारी शौकिया डिटेक्टिव हूँ। मुझे विश्वास है कि इन खून खराबियों का पता लगा सकूँगा। बहुत बातचीत होने के बाद पुलिस कमिश्नर ने मुझे हुक्म दिया, लेकिन इतनी प्रतिज्ञा हुई कि उनके और मेरे सिवा इसकी खबर किसी को ना हो। उसके बाद मैं तुम्हारे मेस में पहुंचा, जहां कोई मोहल्ला वारदात पर वारदात होते रहने के लिए बदनाम हो, वहीं उसकी कहीं ना कहीं जड़ पास में होनी चाहिए। इसी भरोसे पर मैंने तुम लोगों का मेस चुन लिया था। मुझे कहाँ मालूम था कि विरोधी दल वालों की बुनियाद भी उसी मेस में है। डॉक्टर को मैंने बहुत आगे बढ़ा हुआ भलमानस तो समझा था, और यह भी मन में बात बैठी थी कि कोकेन का रोजगार चलाने के लिए होम्योपैथी डॉक्टर बनकर बैठने से बहुत सुविधा होता है। डॉक्टर के ऊपर संदेह मुझे हुआ पांडे के मरने से एक दिन पहले। तुमको याद होगा, एक दिन सवेरे सड़क पर भाटिया की लाश मिली थी। जब डॉक्टर ने सुना कि उसकी कमर से 1000 के नोट मिले हैं, तभी उसके चेहरे पर एक ऐसा व्यर्थ लो फूट पड़ा कि मेरा सब संदेह उसी पर वज्रवत जा गहराया। उसके बाद संध्या को जब पांडे के दरवाजे पर लुक्कड़ बातें सुनने की घटना हुई, वे आए थे हम लोगों की बातें सुनने नहीं। उनका मतलब था
डॉक्टर से बात करने का, लेकिन एक मामूली बहाना बनाकर चले गए। पांडे जी के व्यवहार से मुझे एक बार धोखा हुआ। मैंने समझा कि वे पांडे ही असल असामी हैं। फर्श पर कान देकर सुनने पर भी मामला साफ नहीं हुआ, लेकिन इतना मेरी समझ में आ गया कि उन्होंने कुछ भयंकर दृश्य देखा है और वही गुप्त बात डॉक्टर से कहने गए थे। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। डॉक्टर कोकेन का रोजगार करता था, लेकिन किसी को इसका भेद जानने नहीं देता था कि वह उस कोकेन के रोजगार का सरदार है। अगर किसी को ये बातें किसी तरह मालूम हो जाती तो उसको जान से मार डालता था। इसी तरह वह इतने दिनों तक अपने आप को बचाता आया है। वह भाटिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर साहब का दलाल था। उसी के द्वारा कोकेन बाजार में दिया जाता था। हो सकता है कि मेरा यह अनुमान ठीक ना भी हो। उस रात को वह डॉक्टर के पास आया था और किसी कारण से दोनों में अनबन हुई। हो सकता है कि डॉक्टर को वह धमकाकर कुछ वसूल करना चाहता हो, इसी वास्ते उसने पुलिस का डर दिखलाया हो। उसके बाद जो ही वह घर से बाहर हुआ, डॉक्टर उसके पीछे पीछे गया और भाटिया को ख़त्म कर डाला। पांडे ने अपने जंगले से सड़क पर की यह घटना देखी और नासमझी के मारे डॉक्टर से कहने गए, लेकिन उनका मतलब क्या था यह तो मैं नहीं जानता। वे डॉक्टर के उपकृत थे, उनको सावधान करने गए हों तो भी आश्चर्य नहीं, लेकिन होम करते हाथ जलता है। परिणाम उल्टा हुआ। डॉक्टर ने देखा कि अब पांडे को जीतते रहने का अधिकार नहीं रहा। उसी रात को जब बाहर पेशाब करने आए होंगे, डॉक्टर यमदूत की तरह उनके सामने आ खड़ा हुआ। मेरे ऊपर डॉक्टर का संदेह हुआ या नहीं सो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने पुलिस को यह कहा कि यह सड़क की ओर का जंगला ही पांडे जी की मौत का कारण है, तब उसने ज़रूर समझा कि मैं कुछ अंदाज़ा करता हूँ। इस कारण मुझे भी यमलोक जाने का खासा अधिकार मिल गया, लेकिन मेरे भीतर स्वर्ग जाने के लिए बिल्कुल उद्वेग नहीं था। इसी कारण मैं बड़ी सावधानी से इस लोक की यात्रा कदम कदम पर खबरदारी से करने लगा। उसके बाद ही पुलिस ने एक बौड़मपने का काम कर डाला कि मुझे गिरफ्तार कर ले गई। अंत को कमिश्नर साहब ने आकर मुझे छुड़ाया। मैं फिर मेज़ को लौट आया। डॉक्टर को इतना समझते देर नहीं लगी कि मैं जासूस हूँ, लेकिन उसने मन का भाव छिपाकर मुझे रात को मेस में रहने देने की उदारता दिखलाई। फिर भी इस उदारता की आड़ में उसकी दुर्विसंधि यह थी कि मुझे किसी तरह ख़त्म कर डाले, क्योंकि उसकी बातों में मैं बहुत कुछ जान गया था, जिससे उसके ऊपर खतरे की नंगी तलवार कच्चे धागे में लटकने लगी। डॉक्टर के विरुद्ध सच्ची बात तो यह है कि कोई प्रमाण मेरे पास नहीं था। यह बात सही है कि उसके घर से कोकेन बरामद करके उसको माल सहित चालान कर दिया जा सकता था, लेकिन वह बेदर्द कसाई खूनी है, इसका किसी अदालत में साबित करना कठिन ही नहीं, असंभव था। इसी कारण मैंने ही उसको खराब कर दिया। इसी कारण मैंने भी उसको लोभ देना शुरू किया। ताले में कांटा तोड़कर मैंने ही उसको खराब कर दिया था। जब डॉक्टर ने सुना कि ताला बंद नहीं हो सकता, तब उसके भीतर उत्साह का बवंडर उठ गया कि अब हम लोग रात में दरवाज़ा बंद करके नहीं सो सकेंगे। उसके बाद जब हम लोग दवा लेने उसके यहाँ गए, तब तो उसके हाथ में चांद मिल गया। उसने हम लोगों को एक एक पुड़िया मर्फिया पाउडर देकर समझ लिया कि हम लोग खूब शांति से इस जगत को छोड़ देंगे और किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा। उसके बाद तो खुद बाघ आकर पिंजड़े में अपने आप फंस गया। मैंने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ भाई, तुम तो उधर जाओगे ही नहीं। नहीं, मैं क्यों जाऊँ, तुम मेज़ को जा रहे हो? मैं बोला, हाँ हाँ। किस वास्ते, क्या काम है? मैंने कहा, क्या काम है, डेरे पर नहीं जाऊँगा। मेरा कहना है कि उस मेज़ को छोड़ना ही होगा। इससे तो अच्छा था कि यहाँ आ जाते। यह डेरा भी तो खराब नहीं है। मैंने कुछ देर चुप रहकर कहा, क्यों बदला दे रहे हो क्या? हंसराज ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने लाचारी में अपने डेरे में मुझे जगह देकर अपना साथी बनाया था। उस ऋण से तो उऋण हो नहीं सकता भाई। मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ रहे बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। यह बद अभ्यास थोड़े ही दिन तुम्हारे साथ रहने से हो गया है। मैं कहने लगा, सच कहते हो? बिल्कुल सच, इसमें जरा भी मीनमेक नहीं यार। अच्छा तो ठहरो, मैं अपना सब बोरिया बंधना उठाए लिए आता हूँ। प्रसन्न होकर हंसराज ने कहा, साथ ही मेरा अगड़म बगड़म भी
लेते आना ना भूलना। तो दोस्तों, इस प्रकार गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखित हंसराज की डायरी की पहली कहानी के दोनों भाग समाप्त हुए। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब जल्द ही आपके सामने मैं दूसरी कहानी प्रस्तुत करूँगा, जिसमें राह चलते मनुष्यों के कत्ल हो रहे हैं और पता नहीं चल पा रहा कि कातिल कौन है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं विश्व प्रसिद्ध लेखकों के उपन्यास और कॉमिक्स अलग स्टाइल में। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं। धन्यवाद।